नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। बता दें आपको, साय ने किया एजुकेशन सिटी का शिलान्यास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिका निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिलासपुर एजुकेशनल सिटी में नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी, जहां 500 छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर फिजिकल एवं डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही 3 बहुमंजिला इमारतों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनमें कुल 48 हॉल सेटअप, एक सेटअप में एक हॉल, एक 2 कक्ष और एक टॉयलेट तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था में एक साथ 4800 विद्यार्थियों के कोचिंग क्लास अटेंड करने की सुविधा होगी। छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए 700 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं बाहर से आने वाले लगभग 1000 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी निर्मित की जाएगी। संविधान पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय हौसबले के बयान को लेकर देश में बयानबाजी जारी है। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया। मायावती ने कहा कि देश के पूरे समाज के कल्याण और भलाई के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए और अब भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार भी दोनों ने इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लागू नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर अपने राजनीतिक हितों, विचारधाराओं और नीतियों के अनुसार संविधान में अनावश्यक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलीभगत करके संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करते हैं। मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सबको पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पहली नजर रखे हुए हैं। पीलीभीत में कृषि राज्य मंत्री ने फीता काट कर भवन का उद्घाटन किया। बता दें आपको, पीलीभीत जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेलहा में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं अन्नपूर्णा भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने टाटरगंज गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। इस दौरान मंत्री ने केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने राज्य मंत्री के समक्ष अपनी जमीनों पर मालिकाना हक देने, सड़क निर्माण, इंटर कॉलेज एवं अस्पताल की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने इन समस्याओं का बहुत ही जल्दी समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को मकान दिलाने, हेल्थ कार्ड, शौचालय, कृषि से संबंधित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शारदा नदी पर पुल बन जाने के बाद क्षेत्र के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी।
खबर आगरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्य रामजीलाल सुमन ने दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे। सांसद सदस्य रामजीलाल सुमन दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान सांसद रामजीलाल सुमन ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित बच्चियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सरकार को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। सुमन ने बताया कि बच्ची भमरौली कटारा में अपने ननिहाल गई हुई थी, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस पहले मामले को दबाती रही, लेकिन बाद में आरोपी को पकड़ा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, बेचारी प्रश्न ये है कि 90% इसमें दलित समाज की बच्चियां हैं। और मेरा अपना मानना है कि जैसे ये घटनाओं की शुरुआत हुई, अगर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो संभवतः घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। दुस्साहस लोगों का उस समय शुरू हो गया जब सरकार ने इन मामलों में उदारता बरती। मामला बहुत गंभीर है, ये परिवार अत्यधिक निर्धन है और सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो मुलजिम उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उस पर रास्ता लगनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मामला बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि इन घटनाओं के बाद अगर संदेश नहीं गया, कठोर संदेश नहीं गया, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये घटनाएं होंगी जो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी सरकार की लचक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी इसका परिणाम। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता पात्रता की पुष्टि के लिए गहन पुनरीक्षण का काम सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। मतदाता सूची में कोई त्रुटि न रहने देना सुनिश्चित करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने पहले ही 1,54,977 बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त कर लिए हैं। वो चाहे तो अब भी और बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले बिहार में मतदाता सूची के संशोधन की तैयारी चल रही है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य के 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मतदाता सूची में फर्जी वोटरों का नाम जोड़ा गया था, उसी तर्ज पर इस बार बिहार में भी खेल हो रहा है। लेकिन इस बार बिहार में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका इंडिया गठबंधन विरोध करता है। मध्य प्रदेश से 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर सीएम सख्त हैं। बता दें आपको, भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर सीएम मोहन यादव का एक्शन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माणाधीन ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज की डिजाइन में आई तकनीकी खामियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और त्रुटिपूर्ण डिजाइन की शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ओवरब्रिज का निर्माण तकनीकी मानकों के विपरीत किया गया था। क्या कार्रवाई हुई तो चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। एक रिटायर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरओबी का गलत डिजाइन प्रस्तुत करने के चलते निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी में है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद
बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की घोषणा से होगी, जो वर्तमान में लंबित है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। नए पार्टी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से पार्टी क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। आंतरिक समीक्षा पार्टी की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि कई समुदाय, जिनमें पार्टी के पारंपरिक वोटर बेस के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, 2024 में पार्टी से दूर हो गए, जिससे वोट शेयर में काफ़ी गिरावट आई। चुनावी रणनीति में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रणनीति पर भी काम कर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बड़े बदलाव की तैयारी। सबसे पहला नए पार्टी अध्यक्ष का चयन होगा। नए अध्यक्ष का चयन क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। संभावित उम्मीदवारों में श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे है। दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। तीसरा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। पार्टी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के लिए अवध, व्रज, काशी, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ प्रयागराज बेल्ट जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। चौथा, जातिगढ़ समीकरण। पार्टी पसी और कुर्मी समुदायों को अवध से सैनी, मौर्य और शाक्य समुदायों को मध्य पूर्वी बेल्ट से और शाक्य समुदायों को ब्रज क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में देर रात हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। बता दें, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ ओजरी डाबरकोट के बीच सिलाई बैंड के पास बादल फटने से तबाही मच गई। इस दौरान यहां होटल निर्माण स्थल तबाह हो गया है, जिससे कई मजदूर लापता हो गए। लापता मजदूरों की तलाश में प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने भी अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और त्वरित गति से राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 12 बजे की है। बड़कोट थाना अध्यक्ष दीपक कठेत ने बताया कि यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि यहां सड़क निर्माण और अन्य कार्य में लगे कुछ लोग टेंट लगा रहे थे। तेज सैलाब आने पर वे बह गए। अभी तक 8 से 9 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। ये सभी नेपाली मूल के हैं। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि टीम ने लापता हुए लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं 10 अन्य श्रमिकों को रेस्क्यू कर पालीगाड़ लाया गया है। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में पहली ही बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। थोड़ी सी ही बारिश में पूरा नगर पानी पानी हो गया। हालात ये रहे कि दुकानों के भीतर तक पानी घुस गया और सड़कों पर जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। उधर मुहर्रम का जुलूस भी इसी पानी में गुजरने को मजबूर है। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में गुरुवार को हुई थोड़ी सी बारिश ने नगर प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी।
बाजार से लेकर मुख्य सड़कें पानी पानी हो गईं। हालात ये रहे कि दुकानों के अंदर तक पानी चला गया। दुकानदार अपनी दुकानें और सामान बचाते हुए नजर आए। चाय पान की गुमटियां पानी में डूब गईं और बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। जल भराव की वजह से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियों के निकलने से सड़कों पर गंदा पानी फैलता रहा। नगरवासियों का आरोप है कि अगर समय रहते नालों की सफाई करा दी जाती तो हालात ऐसे नहीं होते। उधर मुहर्रम के मौके पर जुलूस भी बारिश के गंदे पानी में गुजरने को मजबूर है। चारों तरफ पानी पानी पानी, घर के अंदर आंगन के अंदर तक पानी भरा, गांठी गांठी भरा, सफाई नहीं, कोई पानी की निकासी नहीं है। 1 घंटा बारिश के अंदर ये हाल है, अगर रातों दिन बारिश हो जाए तो क्या हाल है। मिर्जापुर में शिक्षक की क्रूरता सामने आई है। आपको बता दें, जिले के लाल डिग्गी स्थित लॉयंस स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। घटना कक्षा 9 के एक छात्र के साथ हुई, जिसे स्कूल के एक शिक्षक ने कई बार थप्पड़ मारे। पूरी घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता हरिश्याम साहू निवासी थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर ने बताया कि उनका बेटा 14 साल का है और वह रोज की तरह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने पर वह डरा सहमा था और चेहरे पर सूजन थी। अब परिजनों ने कारण पूछा तो उसने शिक्षक द्वारा मारपीट की बात बताई। हमारा हरोचित राज स्कूल गया था, वहाँ स्कूल में किसी टीचर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। बच्चा घर आने के बाद घर आके रोने लगा, बोला हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है। उसको इतना ज़्यादा मारा है, उसको हाथ में लाल और काले पीले पड़ गए हैं और कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी हुई हैं। तो बच्चा बहुत डरा था, मारा। कौन लड़का मेरे कान में मोटा बोला, फिर हम सर से कंप्लेंट करने गए तो फिर हुआ ये कि सर मेरा बात नहीं माने और उससे पूछे, वो लड़का बात पलट गया, बोला कि सर हम अभी नहीं बोले, दूसरे पीरियड में बोले ना। तो फिर सर उसका बात मान के हम जब अब हमसे बहसी भाषा करने लगे, हम अपने बात चढ़ गए तो फिर उसी पे मारने लगे। बहुत डस्टर और हाथ से बहुत मारे हैं। अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक पिता ने अपने बेटे की सुपारी देकर उसकी नृशंस हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पिता समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा, फावड़ा, मृतक की मोटरसाइकिल और सुपारी के 1,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बहाने से अपने बेटे को बाहर भेजा, जहाँ पे इसे जरीफ और रईस ने जिसे शराब का ऑफर किया, क्योंकि पहले से शराब पीने का आदी था, उनके साथ ये कर लिया और घटनास्थल पे पहुंचकर इन्होंने पहले शराबी पी और घटनास्थल पे इसे ले जाकर फावड़े से पहले इसके सर पे वार किया और तमंचे से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में को खारिज करने के लिए सतेंद्र ने 1,70,000 रुपये देने की सुपारी दी थी। ये कुल 1,70,000 रुपये भी बरामद किए गए। साथ ही इनके पास से घटना खारिज करने के लिए तमंचा और फावड़ा और मृतक की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्वक घटना का सफल अनावरण किया है। इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बता दें, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लगी। दोनों बदमाशों के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करने के दौरान एक संदिग्ध बाइक पर 2 व्यक्ति पुलिस को देखते हुए भागने लगे और भागते समय पुलिस ने भी उनका पीछा किया। पीछा करते समय इनकी बाइक फिसल गई। बाइक से उतरने के बाद दोनों ने पुलिस पर लगभग 5 राउंड फायरिंग की। सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायर की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। जब दोनों से पूछताछ करी तो एक का नाम भानु है और एक का नाम मुन्नू बताया गया है। इन दोनों के ऊपर लगभग 26 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिन्होंने मैनपुरी में और इटावा में कई घटनाएं की हैं। आज भी इनकी बाइक से कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली, जिसमें पेचकस और एक बड़ी रॉड मिली। तो इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया गया कि ये आज भी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। दोनों का इलाज जारी है।
राजस्थान के भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी ढह गई। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग दब गए, 3 महिला और एक युवक की मौत हो गई है। बता दें, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा घैनौली थाना इलाके में रविवार सुबह 8:30 बजे हुआ। ग्राम पंचायत का उत्तू और दौलतगढ़ के बीच में NH 123 के सहारे चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन खोदी जा रही थी, जो पिछले कई दिनों से उसको खोद के चंबल पाइपलाइन वालों की लापरवाही के कारण या हमारे यहाँ के कुछ महिला एवं पुरुषों यहाँ कोई मिट्टी के लेने के लिए आए हुए थे। वो ढह गिरने से 5 आदमी मौके से पुलिस प्रशासन एवं गांव क्षेत्र की जनता के द्वारा अथक प्रयासों से उनको निकाल के RBM हॉस्पिटल भरतपुर भेजा गया है। इसमें से जो हमें सुनने में आया वो एक महिला एक लड़का करीब 20-21 साल का मतलब मौत के सुनने में आया है। शादी और उसके बाद हत्या, ये घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कुशीनगर में भी सामने आया। एक कथावाचक से शादी के लिए सवाल पूछने वाला एक 45 वर्षीय व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो का सहारा लेकर साहिबा बानो से खुशी तिवारी बनकर वायरल व्यक्ति से संपर्क किया और उससे शादी भी की। इसके बाद खेला ठगी और मौत का खेल। यह मामला तब सामने आया जब वायरल युवक यूपी के कुशीनगर में मिला। आइए इस पूरे मामले पर तफ्तीश से नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली थाना निवासी 45 वर्षीय इंद्र कुमार तिवारी पेशे से एक अध्यापक और किसान था। अपने वंश को बढ़ाने के लिए वह प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचा और उनसे अपनी शादी के बारे में सवाल किया। युवक का सवाल करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को माध्यम बनाकर गोरखपुर की खुशी तिवारी नामक युवती ने इंद्र कुमार से संपर्क किया और अपने परिजनों के माध्यम से उससे शादी करने की बात कही। इसके बाद युवती ने इंद्र कुमार तिवारी को शादी के लिए गोरखपुर बुलाया। गोरखपुर में खुशी तिवारी नामक युवती से शादी करने की बात कहकर इंद्र कुमार घर से जेवर और पैसे लेकर निकला। 6 जून को उसका शव कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चकनील कंठ में मजना नाला के समीप मिला। ज्ञात शव हाटा क्षेत्र में मिला था। शिनाख्त इंद्र तिवारी जो कि मझौली जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले के रूप में हुई है। इनके परिजन और मध्य प्रदेश पुलिस भी आज कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया है और इसमें जो बेसिक पूछताछ में निकल के आया है कि इंद्र तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो उसका नाम है। साहिबा बानो डॉटर ऑफ अनवर अली, ये उसकी असली आइडेंटिटी है और इसने खुशी तिवारी नाम का भी आधार कार्ड बना रखा है और इसके गिरोह में अन्य भी जो लोग हैं वो सम्मिलित है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। उन तक भी हम पहुंच गए हैं। कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमारी टीम ने इकट्ठा कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।